नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास दर्शन की, जो कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्रैल में होने वाला जो एग्जाम है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ही कम मैटर इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसीलिए बार बार इसकी रिक्वेस्ट आती है। हालांकि मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आपकी तरह मैं भी इतिहास दर्शन पहली बार पढ़ रहा हूं और काफ़ी दिनों से मैं डॉक्टर परमानंद सिंह और झारखंड चौबे की पुस्तकों को पढ़ रहा था। तो इसलिए मैं जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत पढ़ाता हूँ उतना अच्छे तरीके से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम के लिए कुछ मैटर आपको दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलिंगवुड के अनुसार वोल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक कहा जाता है। वोल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक माना है कॉलिंगवुड ने। वोल्टेयर के इतिहास दर्शन का अभिप्राय है कि इतिहास का विश्लेषणात्मक अथवा वैज्ञानिक अध्ययन करना, लेकिन प्रोफेसर वॉल्स ने इतिहास दर्शन का जनक इटालियन दार्शनिक विको को माना है। तो विको को इतिहास दर्शन का जनक मानने वाले हैं प्रोफेसर वॉल्स। हालांकि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वोल्टेयर इतिहास दर्शन के जनक नहीं है। तो उनके कहने का मतलब ये निकाला जाता है कि विको को आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक वो मानते होंगे, जबकि वोल्टेयर को प्राचीन इतिहास दर्शन यानी प्रारंभिक इतिहास दर्शन का जनक प्रोफेसर वॉल्स मानते होंगे। फिर कुछ दो पुस्तकों के नाम हैं। आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हर्डर की ये बुक है। 1784 में ये बुक आई और अपनी इस रचना के माध्यम से इतिहास दर्शन को उन्होंने प्रकाश में लाया, यानी इतिहास दर्शन को लोगों के सामने लाने का मुख्य काम इन्होंने किया है। लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये हीगल की कृति है और इस कृति के माध्यम से इतिहास के गूढ़ विषय को उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो हीगल की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री और हर्डर की पुस्तक है आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। इसके बाद में कॉलिंगवुड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉलिंगवुड ने एकदम स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इतिहास दर्शन के संबंध में मेरा जो विचार है वो अन्य दार्शनिकों से बिल्कुल भिन्न है। उनके अनुसार इतिहास दर्शन अतीत और इतिहासकार के मस्तिष्क का पारस्परिक सामंजस्य है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास दर्शन अतीत और इतिहासकार के मस्तिष्क का पारस्परिक सामंजस्य है। इसके बारे में और विस्तार से बात हम तब करेंगे जब हम वस्तुनिष्ठता की बात किसी टॉपिक में करेंगे। अतीत के परिवेश में इतिहासकार की मानसिक प्रक्रिया अथवा चिंतन को इतिहास दर्शन कहा जाता है। तो इतिहास दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनमें से एक परिभाषा आप इसे कह सकते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कथन है कि कॉलिंगवुड ने पूरे इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को विचार का इतिहास माना है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस दार्शनिक ने या इतिहासकार ने पूरे इतिहास को विचार का इतिहास माना है, तो उसका आंसर होगा कॉलिंगवुड। इतिहास दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम का अन्वेषण। दर्शन का अभिप्राय है सार्वभौमिक सत्य का अन्वेषण, सार्वभौमिक सत्य का अनुसंधान या खोज करना, और इतिहास दर्शन ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का अन्वेषण करता है। वह सत्य जो समसामयिक मानविक समाज के लिए कल्याणकारी हो, यानी जिस समय उसकी रचना हो रही है उस समाज के लिए वो कल्याणकारी हो। प्रत्येक युग का दार्शनिक इतिहासकार सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में उन्हीं तथ्यों को प्रकाश में लाता है जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। यानी कोई 21वीं सदी में इतिहास लिख रहा है या 19वीं सदी में किसी ने इतिहास लिखा, तो उनका अधिकांशतः प्रयास ये रहता है कि जिस समाज में वो जी रहे हैं, जिस दौर में वो जी रहे हैं, उस समाज के लिए वो इतिहास कल्याणकारी सिद्ध हो। अब जो आपके जो मेन टॉपिक हैं, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन और परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, इनकी शुरुआत होती है प्रोफेसर ब्रॉड के द्वारा। प्रोफेसर ब्रॉड ने इतिहास दर्शन के दो स्वरूपों को नाम दिया है, परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे और उनमें से कुछ की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे, और कुछ की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो प्रोफेसर ब्रॉड के शब्दों में इतिहास दर्शन के दो स्वरूप हैं, परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीनतम है और विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है, यानी ये वैज्ञानिक युग की देन है विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की, यानी एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की। प्रोफेसर शेख अली के अनुसार विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त प्रस्तुतिकरण है। इस प्रकार की अवधारणा वैज्ञानिक युग की देन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन है, ये आधुनिक युग की, आप कह सकते हैं वैज्ञानिक युग की देन है। कॉलिंगवुड के अनुसार परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीनतम है, जबकि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है। जो लाइन मैंने आपको पीछे बताई, इस लाइन के पीछे कॉलिंगवुड का नाम है। प्रारंभ में इतिहास को दर्शन तथा साहित्य का अंग स्वीकार किया जाता था और उसी से संबंधित अरस्तु ने इतिहास को कविता से तुच्छ कहा है और वोल्टेयर ने इतिहास को मृत अतीत के प्रति चाल कहा है। ये दो लाइनें हैं, वो बार बार आती हैं, मैंने कई पुस्तकों में देखी हैं।
कि प्रारंभ में जब इतिहास को दर्शन तथा साहित्य का अंग स्वीकार किया गया था तो अरस्तु ने इतिहास को कविता से तुच्छ तथा वाल्तेयर ने इतिहास को मृत अतीत के प्रति चाल कहा। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का मूल उद्देश्य इतिहास चिंतन की मूलभूत समस्याओं पर विचार करना और उसे वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत करना है। यानी इतिहास चिंतन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर विचार करें और कुछ वैज्ञानिक तौर तरीकों के माध्यम से उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन में इतिहास में सामान्यीकरण सिद्धांतों यानी जो जनरल लॉ हैं हिस्ट्री के उनको प्रतिरोपित कर उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। जैसे इसका मैं आपको समझाऊंगा कि इतिहास के नियम सिद्धांत वाला जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। इतिहास के नियम सिद्धांत, इसमें सबसे पहला नाम आता है कार्ल जी हेम्पेल का। उनका पूरा नाम था कार्ल गुस्ताव हेम्पेल। नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, कार्ल गुस्ताव हेम्पेल। ये जर्मन थे और इनका एक लेख था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इतिहास के नियम सिद्धांत के बारे में, और उनके उस लेख का नाम था द फंक्शन ऑफ जनरल लॉ इन हिस्ट्री। द फंक्शन ऑफ जनरल लॉ इन हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेख किसका है ये आपको याद रखना है। ये लेख है कार्ल जी हेम्पेल यानी कार्ल गुस्ताव हेम्पेल का। हिंदी में भी मैं नाम लिख देता हूं, कार्ल जी हेम्पेल। ये इनका लेख है। अब इस लेख में इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इतिहास में मानवीय घटनाओं की व्याख्या भौतिक जगत की भांति वैज्ञानिक विधाओं द्वारा की जा सकती है। जैसे विज्ञान के अंदर नियमों के अधीन व्याख्या की जाती है, वैसे ही इतिहास की मानवीय घटनाओं की व्याख्या भी की जा सकती है। जैसे कि भौतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, जैसे सूर्योदय रोजाना होता है, सूर्योदय होता है, अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ऋतुओं का परिवर्तन है, तो ये भौतिक जगत की घटनाएं हैं। इसी प्रकार से इन्होंने माना है कि इतिहास में मानवीय घटनाओं की व्याख्या भी ऐसे की जा सकती है। तो इसी के अंतर्गत एक नाम मैं लेना चाहूंगा इब्न खालदून का। इब्न खालदून, इनकी चर्चा किए बिना इतिहास के नियम सिद्धांतों की बात नहीं हो सकती। तो इब्न खालदून ने जो इतिहास की अवयवी वैज्ञानिक व्याख्या है उसके संबंध में कहा कि इतिहास के कुछ नियम सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग इतिहास की गति चलती है। जैसे कि एक राजवंश के संदर्भ में उन्होंने बताया उदाहरण देकर कि एक राजवंश है, उसका उद्भव होता है पहले चरण में। दूसरे चरण में उस राजवंश का विस्तार होगा, युद्ध होंगे, राजवंश का विस्तार होगा और उसका संगठित होगा, वो संगठन यानी उसका साम्राज्य विस्तार होगा और एक अच्छा साम्राज्य बनेगा। उसके बाद में उसके आने वाले शासक हैं वो भोग विलास में विलीन हो जाएंगे। तीसरे चरण में भोग विलास में विलीन हो जाएंगे और चौथे चरण में साम्राज्य का पतन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निश्चित नियम है और इस नियम के अकॉर्डिंग इतिहास की घटनाएं चलती हैं कि कोई नया राजवंश आएगा, युद्धों के माध्यम से विस्तार करेंगे और अपने साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास करेंगे, फिर उनके आने वाली पीढ़ियां भोग विलास में डूब जाएंगी और अंत में उनका पतन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इन नियमों की विपरीत इतिहास की गति के प्रवाह को बदला नहीं जा सकता है। ये नियम सिद्धांत हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ सुधारों प्रयासों के द्वारा उसकी नियति की अवधि बढ़ाई जा सकती है कि जैसे कुछ राजवंश हैं वो लंबे समय तक राज कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियति को चेंज नहीं किया जा सकता। उनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता। नियति यही है कि अंत में राजवंश का पतन होगा। और इसी प्रकार स्पेंगलर और टाइनबी आपने नाम सुने होंगे और आपके सिलेबस में भी हैं, स्पेंगलर और टाइनबी। स्पेंगलर और टाइनबी ने भी विश्व की प्रमुख संस्कृतियों के उत्थान और पतन की व्याख्या में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है। उन्होंने भी वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जो विश्व की प्रमुख संस्कृतियां हैं उनके उत्थान और पतन को समझाने का प्रयास किया है। तो वैज्ञानिकों की भांति ही इतिहासकार भी व्याख्या में सामान्यीकरण के सिद्धांतों का सहारा लेता है और सामान्यीकरण के सिद्धांत का ये एक उदाहरण है जो कि इब्न खालदून ने दिया है। ऐतिहासिक व्याख्या में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की आलोचना भी खूब हुई है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है विलियम ड्रे का। इन्होंने कार्ल हेम्पेल के द्वारा जो ऐतिहासिक व्याख्या में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की बात थी उसकी बहुत आलोचना की और उसने कहा कि इतिहासकार केवल घटित घटनाओं का वर्णन करता है, उसका काम भविष्यवाणी करना नहीं है। वो बल्कि घटना मात्र को स्पष्ट करना है, भविष्यवाणी करना नहीं कि ये कुछ कारण है तो ऐसी घटना ही घटित होगी। और इस प्रकार से इतिहास के जो सामान्य नियम है उनको खारिज कर दिया जाता है। जैसे इतिहास में मानवीय घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या हर बार संभव नहीं है
और इसका मैं उदाहरण आपको देने का प्रयास करूं तो यदि वैज्ञानिक विधियों को आरोपित करने का, कुछ सामान्य नियमों को आरोपित करने का प्रयास किया जाएगा तो ऐतिहासिक व्याख्या करने के संबंध में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करना होगा, यानी तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे एक सामान्य नियम यह है कि युद्ध में शक्तिशाली व्यक्ति की विजय होगी, युद्ध में शक्तिशाली पक्ष की या व्यक्ति की विजय होगी। लेकिन शक्तिशाली का मतलब आप किससे लगाएंगे? जैसे 1526 के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई और यदि आप ऑन पेपर देखें तो इब्राहिम लोदी मजबूत है लेकिन जीत होती है बाबर की। इसी प्रकार 1527 में इब्राहिम लोदी हार गए, बाबर जीत गए। 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुई। अब ऑन पेपर आप देखेंगे तो राणा सांगा बहुत मजबूत है लेकिन जीत हुई बाबर की। तो इस प्रकार से नियम क्या हुआ कि जो मजबूत है वो जीतेगा, लेकिन यहां पर परिणाम है वो नियम के विपरीत हो रहा है। तो हर बार वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं है और हर बार किसी एक नियम को हर परिस्थिति में लागू करना भी ठीक नहीं है। और उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे फ्रांस में लुई 16वां और भारत में औरंगजेब, दोनों अपनी प्रजा विरोधी नीतियों के कारण असफल हुए। ऐसा एक उनका कारण माना जाता है कि वो अलोकप्रिय हुए। अलोकप्रिय इसलिए हुए कि उनकी जो नीतियां हैं वो प्रजा विरोधी हैं। लेकिन हिटलर की नीतियों को आप क्या कहेंगे? क्या हिटलर की नीतियां जर्मनी के हित में थी? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रजा विरोधी होने के बावजूद भी हिटलर जर्मनी में बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ अपने समय में। तो इस प्रकार के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक घटनाएं हमेशा नियमों के अधीन नहीं होती हैं। तो ये इतिहास के नियम सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें हुई और ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या कोई इंटरेस्ट लेता है या नहीं है, या कितने लोग देखने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए इस प्रकार की वीडियो को। यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो और बनाऊं, नहीं तो इस सीरीज को मुझे यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। धन्यवाद।